हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी साबरमती नदी और ऑप्शन डी गोमती नदी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बैंक बैलेंस चेक करने को डालेंगे पिन और खाते से उड़ जाएंगे आपके पैसे। मार्केट में आ गया है नया स्कैम, जंप्ड डिपॉजिट स्कैम। बता दें कि साइबर ठग लोगों के बैंक खाते से धोखे से पैसे निकालने को नित्य नए नए तरीके इजाद करते हैं। अब एक बार फिर से वे यूपीआई यूजर्स का बैंक खाता खाली करने को नई तरकीब लेकर आए हैं। इसे जंप्ड डिपॉजिट स्कैम का नाम दिया गया है। ठगी का ये तरीका इतना अनोखा है कि इसका शिकार हुए व्यक्ति को जरा सा भी आभास नहीं होता है कि उसके साथ ठगी हो रही है। इस तरीके से पहले साइबर ठग अपने शिकार के बैंक खाते में यूपीआई के जरिए पैसे भेजते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसा क्रेडिट होने का मैसेज मिलते ही ज्यादातर लोग अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं। जो ही पैसे मिलने वाला अपना बैंक बैलेंस चेक करने के लिए यूपीआई पिन डालता है, उसके खाते से पैसे निकल जाते हैं। तमिलनाडु पुलिस ने इस स्कैम को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी इस स्कैम की कई सारी शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। तमिलनाडु पुलिस का कहना है कि अगर आपके खाते में भी यूपीआई के जरिए किसी अनजान आदमी ने पैसे भेजे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। धोखेबाज यूपीआई के माध्यम से किसी व्यक्ति के बैंक खाते में एक छोटी सी राशि जमा करते हैं। इसके तुरंत वे उस व्यक्ति से जमा की गई राशि से बड़ी राशि के विड्रॉल की रिक्वेस्ट करते हैं। पैसे जमा होने का मैसेज मिलते ही आमतौर पर ज्यादातर लोग अपना बैंक बैलेंस देखने के लिए अपना यूपीआई ऐप खोलते हैं और वे अपने पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी पिन दर्ज करते हैं। क्योंकि धोखेबाजों ने खाते से पैसा निकालने की रिक्वेस्ट पहले ही भेज रखी है, इसलिए निकासी का अनुरोध पिन डालते ही स्वीकृत हो जाता है और खाते से पैसे निकल जाते हैं। अब इस स्कैम से बचे कैसे? यूपीआई यूजर्स इस स्कैम से दो तरीके से बच सकते हैं। पहला ये कि अगर आपके पास पैसा जमा होने का मैसेज आता है तो आप बैलेंस चेक करने से पहले 15-30 मिनट का प्रतीक्षा करें और इससे निकासी का अनुरोध कुछ समय बाद अपने आप ही समाप्त हो जाएगा और आपके पिन डालने पर कोई असर नहीं होगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास इंतजार करने का समय नहीं है तो जानबूझकर गलत पिन दर्ज करें ताकि पिछला ट्रांजैक्शन अस्वीकार हो जाए। यूपी पुलिस भर्ती पर आया बड़ा अपडेट, बदल गई फिजिकल टेस्ट की तारीखें। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी के एक जिले में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की तारीखों में बदलाव किया है। अब ये परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तारीख को न होकर दूसरी तारीखों पर होंगी। ये बदलाव यूपी के प्रयागराज जिले के लिए किया गया है। पहले प्रयागराज पुलिस लाइन में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28, 29 और 30 जनवरी 2025 को होना था, लेकिन अब इसकी तारीखें बदल दी गई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने प्रयागराज रिजर्व पुलिस लाइन में होने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी के लिए नई तारीखें घोषित की हैं, जिसके मुताबिक यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए डीबी और पीएसटी अब 5, 6 और 7 फरवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। बिहार का नटवरलाल कौन? पप्पू यादव ने बता दिया नाम, बीपीएससी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। बिहार में बीपीएससी को लेकर बवाल मचा हुआ है। छात्रों के बाद अब नेताओं की भी इस मामले में एंट्री हो गई है। एक तरफ जहां जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन कर रहे हैं, तो वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ जगह जगह पर रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर नटवरलाल हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो बीपीएससी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दिल्ली के पास बनेगा नया शहर, 15 गांव के किसान होंगे मालामाल, जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू। नोएडा के नए सेक्टर और न्यू नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल नोएडा प्राधिकरण ने किसानों की सहमति के आधार पर यहां जमीन अधिग्रहण करने के लिए सलाहकार कंपनी टीला को नियुक्त किया है। हाल ही में कंपनी के सलाहकारों और प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है, जिसमें जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है। इस प्रक्रिया के तहत पहले सेक्टर 161 में जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों से बातचीत की जाएगी। इसके बाद न्यू नोएडा के लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होगा।
न्यू नोएडा को करीब 209 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बनाने की योजना है और अधिग्रहण की शुरुआत ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास स्थित गांव से की जाएगी और इनमें जोखाबाद और सांवली जैसे गांव शामिल हैं। इन गांवों में अस्थायी कार्यालय भी स्थापित किए जाएंगे जहां किसानों और अधिकारियों के बीच सहमति बनाई जाएगी। एक साल में 9,75,000 यात्री प्लेन से पहुंचे अयोध्या, लगातार बढ़ रही है यात्रियों की संख्या। अयोध्या स्थित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन को 1 साल पूरा हो चुका है और इस 1 साल में वायु मार्ग से अयोध्या आने व देश के अन्य शहरों को जाने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच 1 साल में 4,78,000 यात्रियों ने अयोध्या से देश के अन्य महानगरों के लिए उड़ान भरी, तो वहीं देश के विभिन्न कोनों से 2,47,000 यात्री अयोध्या आए। गौरतलब है कि 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का लोकार्पण किया था और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा से पहले एयरपोर्ट का संचालन होते ही देश की बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने अपने विमान उतार दिए थे। फ्लिपकार्ट अमेज़न को टक्कर दे रही है सरकार की यह ऑनलाइन दुकान, मिलता है सस्ता सामान, साथ में पैसा कमाने का भी मौका। ऑनलाइन शॉपिंग और फूड डिलीवरी के लिए हम अक्सर फ्लिपकार्ट, अमेज़न और जोमेटो व स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनसे भी सस्ता एक सरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां से ग्रोसरी, गैजेट से लेकर खाना तक ऑर्डर किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं सरकार समर्थित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC की, जिसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार ने उसके ई कॉमर्स मंच ONDC से अब तक 7 लाख से अधिक सेलर और सर्विस प्रोवाइडर जुड़ चुके हैं। सरकार समर्थित पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी और इसे मुख्य रूप से छोटे विक्रेताओं की डिजिटल कॉमर्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए इसे स्थापित किया गया था। सोना गिरवी रख लोन लेने वाले नहीं चुका पा रहे हैं EMI, कांग्रेस को मिला मौका, सरकार मंगलसूत्र चुरा रही है। बीते दिनों एक खबर आई कि सोना गिरवी रखकर लोन चुकाने वाले अपनी EMI तक नहीं चुका पा रहे हैं और सोना पर लोन न चुकाने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस खबर से अब कांग्रेस को सरकार को घेरने का एक मौका मिल गया है। कांग्रेस ने दावा किया कि देश में गोल्ड लोन यानी सोना गिरवी रखकर लोन लेने में अदायगी नहीं करने के मामले बढ़ रहे हैं और इससे आम लोगों को अपनी सोने की संपत्ति खोनी पड़ रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव के समय दिए गए एक बयान का हवाला देते हुए आरोप लगाया और कहा कि गलत प्राथमिकताओं के कारण यह सरकार महिलाओं से मंगलसूत्र छीनने वाली इकलौती सरकार बन गई है। बैंक FD पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स, बैंकों ने खुद ही उठाई सरकार से ये मांग, जान लीजिए कैसे मिलेगा फायदा। ऐसा लगता है कि बैंक FD के दिन फिर से बहुरने वाले हैं। सरकार आने वाली 1 फरवरी को बजट 2025 जब पेश करेगी तो इस पर बड़ी राहत मिलने की संभावना है। अभी बैंक FD पर मिलने वाले ब्याज पर करदाता के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स वसूला जाता है। बैंकों ने सरकार से गुहार लगाई है कि FD पर इस इनकम टैक्स को खत्म कर दिया जाए। ऐसा होता है तो आम आदमी को FD कराने पर तगड़ा मुनाफा होगा। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में वित्तीय संस्थानों खास करके बैंकों ने बचत को बढ़ावा देने के लिए FD पर टैक्स प्रोत्साहन का सुझाव दिया है। हाल ही के दिनों में बचत में कमी के बीच बैंकों के सामने लोन बांटने के लिए फंड की दिक्कत आई थी। भविष्य में ऐसा न हो और लोग फिर से बैंकों की FD को एक मुनाफे वाला सौदा समझकर इसमें निवेश करें, इसके लिए जरूरी है कि इसे कुछ प्रोत्साहन दिया जाए। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर को मिली अब जमीन पर वक्फ बोर्ड ने ठोक दिया दावा, जान लीजिए क्या है ये मामला। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर को नैवेद्यम प्रसाद की बिक्री के लिए नगर निगम द्वारा दी गई जमीन पर सोगरा वक्फ ने दावा ठोक दिया है। इसके बाद बिहार स्टेट वक्फ डिस्ट्रीब्यूशन ने मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी को जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने जिले का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता अंजुम अख्तर ने DM को पत्र भेजा है और इसमें जवाब देने के लिए मंजर हसन बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले की सुनवाई 28 जनवरी को बिहार वक्फ न्यायाधिकरण पटना में होगी। बिहार में इस आधार पर अब होगा शिक्षकों का ट्रांसफर, पहले इन लोगों को मिलेगी प्रायोरिटी। बिहार में चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। पहले चरण में गंभीर बीमारियों से ग्रसित शिक्षक प्राथमिकता में होंगे और इसमें असाध्य रोग जैसे कि कैंसर, किडनी, लिवर और हृदय रोग से पीड़ित शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद दिव्यांग, ऑटिज्म ग्रस्त शिक्षक, विधवा और परित्यक्ता को भी इस चरण में ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। दूसरे चरण में पति पत्नी की तैनाती का समायोजन होगा। पति पत्नी के एक ही स्थान पर
कार्य करने के आधार पर ट्रांसफर की प्रक्रिया लागू होगी। तीसरे चरण में महिला शिक्षकों के ऐच्छिक ट्रांसफर पर फोकस रहेगा। महिला शिक्षकों को दूरी के आधार पर ऐच्छिक ट्रांसफर की सुविधा प्रदान की जाएगी और चौथे चरण में पुरुष शिक्षकों का ऐच्छिक ट्रांसफर भी दूरी के आधार पर किया जाएगा। संध्या थिएटर भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को राहत, पुष्पा 2 स्टार को मिली जमानत। संध्या थिएटर भगदड़ के मामले में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को जमानत मिल गई है। उन्हें पहले हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा किया था और हैदराबाद में संध्या थिएटर में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के वक्त भगदड़ में 35 साल की महिला की जान गई थी, जिसके चलते स्थानीय पुलिस ने एक्टर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया था। अब उन्हें हैदराबाद कोर्ट ने सामान्य जमानत दे दी है। कोर्ट ने एक्टर को जमानत की शर्तों के तहत 50,000 रुपए की 2 जमानत राशि भरने का निर्देश दिया है। चीन ने समंदर में उतार दिया अपना ब्रह्मास्त्र, हर मौसम में दुश्मनों का बनेगा काल, फाइटर जेट की भी भारी तादाद। समंदर में चीन अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। हिंद प्रशांत में भारत को पछाड़ने की कोशिश में वह न सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर की तादाद को बढ़ा रहा है, बल्कि पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर को और ज्यादा पावरफुल बनाने में लगा हुआ है। इसी के तहत उसने शाडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर में कई सुधार कर उसे इस काबिल बना दिया है कि उस पर कई फाइटर जेट आसानी से टेक ऑफ कर सकते हैं। बता दें कि चीन के शाडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर ने 2024 में अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी को सफलतापूर्वक बढ़ाया है और सभी मौसम में जंग लड़ने वाले खासियत हासिल की है। इसके साथ ही जेट विमानों को तैनात करने में लगने वाले समय को भी कम कर दिया है। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाडोंग चीन का पहला स्वदेशी निर्मित और पारंपरिक रूप से संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था और दिसंबर 2019 में औपचारिक रूप से सेना में शामिल किया गया था। सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने उनके ही दोस्त को मैदान में उतारा, दिल्ली चुनाव में हॉट सीट बनी कालकाजी। बता दें कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अलका लांबा को कालकाजी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है और इससे अब साफ हो गया है कि अलका लांबा का मुकाबला आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार और सीएम आतिशी से होगा। अलका लांबा भी एक समय में आम आदमी पार्टी में ही थी और ऐसे में अगर ये कहा जाए कि दिल्ली के चुनावी दंगल में कालकाजी सीट पर 2 दोस्त भिड़ेंगे तो ये गलत नहीं होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए फरवरी में चुनाव होने की उम्मीद है। वहीं सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने अब तक 47 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। चंदन गुप्ता मर्डर केस में एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 28 दोषियों को उम्र कैद। कासगंज के बहुचर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड के सभी 28 दोषियों को लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। करीब 7 साल बाद इस मामले में कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 2 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। कोर्ट के फैसला आने के बाद चंदन गुप्ता के परिजनों ने संतोष जताया और कहा कि वे फैसले का सम्मान करते हैं। चंदन की बहन कीर्ति गुप्ता ने कहा कि वे चाहती थी कि मुख्य आरोपियों को फांसी हो, लेकिन वे फैसले का सम्मान करती हैं। इस मंदिर को साल भर में हुई 13 अरब रुपए की आय, भक्तों ने 3 सालों में चढ़ा दिया 4000 किलो सोना। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के भक्तों का अटूट विश्वास हर साल जबरदस्त दान में बदल जाता है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी हर साल लाखों भक्त यहां पहुंचते हैं क्योंकि यह उनकी श्रद्धा का केंद्र है। भगवान वेंकटेश्वर के भक्त बढ़ चढ़कर दान करते हैं और दान में नकदी, सोना चांदी, विदेशी मुद्राएं और केश दान तक शामिल होते हैं। ये दान मंदिर के हुंडी में जमा होते हैं, जिन्हें श्री वराह स्वामी मंदिर के पास नए पराकामणी भवन में अलग अलग किया जाता है। नकदी और सिक्कों की गिनती नियमित रूप से की जाती है, जबकि सोने और अन्य मूल्यवान वस्तुओं में सुरक्षा में रखे गए लॉकर में सुरक्षित रखा जाता है और महीने के अंत में ये वस्तुएं टीटीडी ट्रेजरी तिरुपति में भेजी जाती हैं। चीन में नए वायरस से हड़कंप, क्या कोरोना से भी है खतरनाक? दिल्ली के डॉक्टर ने बताई सच्चाई। 5 साल पहले यानी साल 2020 में चीन में कोरोना वायरस का बम फूटा था और इस वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। इस वायरस से लाखों लोगों की जान गई थी। कोरोना फिलहाल ठंडा पड़ गया है, लेकिन एक बार फिर से चीन से डराने वाली तस्वीर सामने आई है। एक नए वायरस के हमले के चलते वहां के अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग गई है। इस नए वायरस का नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। आखिरकार क्या है ये वायरस और कितना घातक है ये इंसानों के लिए? मैक्स हॉस्पिटल के वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर शरद जोशी ने बताया कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV कोई नया वायरस नहीं है। सवाल यह है कि अभी तक इसका कोई नया वेरिएंट नहीं आया है, लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि चीन में इसके नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। डॉक्टर ने जानकारी दी है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से जुड़े हुए मरीज उनकी
ओपीडी में भी आ चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीनों में इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी और H3N2 जैसे अन्य वायरल संक्रमणों के भी मरीज उनके पास आए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी गंभीर स्थिति में नहीं था। डॉक्टर शरद जोशी के मुताबिक सभी मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हालांकि कुछ मामलों में वायरस ने हार्ट पर असर डाला, जिससे मरीजों को आईसीयू में भर्ती तक करना पड़ा। उन्होंने बताया कि जिन मरीजों का इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर था वे वायरस से जल्दी उबर गए और स्वस्थ होकर घर लौट गए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दिखाई अकड़ तो भारत ने समझा दिया टी का सही मतलब। पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। एक दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने भारत से रिश्ते खराब होने का ठिकरा भारत पर ही फोड़ दिया और कहा कि कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं हो सकता। बेहतर संबंधों के लिए हमेशा 2 लोगों की जरूरत होती है। उन्होंने इसे टी फॉर टैंगो रिलेशन करार दिया था। उनके इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने ऐसा जवाब दिया कि अब इशाक डार कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। विदेश मंत्रालय ने उन्हें टी का सही मतलब ही समझा दिया। इशाक डार के बयान पर जब विदेश मंत्रालय का रिएक्शन पूछा गया तो उन्होंने सीधे शब्दों पर पाकिस्तान से दोस्ती न होने की वजह बता दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जहां तक पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान का सवाल है, उन्होंने टैंगो शब्द का इस्तेमाल किया। इसमें जो टी शब्द है उसका सही मतलब टैंगो नहीं बल्कि टेररिज्म यानी आतंकवाद है। भारत वर्षों से कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते सिर्फ एक शर्त पर सुधर सकते हैं, जब वह आतंकवाद का साथ छोड़ देगा। उससे पहले किसी भी तरह की बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तमिलनाडु के तटीय हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ठंड के दिन की स्थिति बनी रह सकती है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। आज का सुविचार, हिसाब रखा करो। आजकल लोग पूछते हैं कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।